हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं पारुल। बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। और आज देश का बजट आ चुका है। सभी के चेहरे खिलखिला रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बड़ी राहत मिडिल क्लास को मिली है, सैलरीड क्लास को मिली है। अगर आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी आती है तो अब तक आप 5 लाख इनकम पर टैक्स देते थे, लेकिन अब उसी स्लैब को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। अगर आपकी सैलरी, आपकी इनकम सालाना 7 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस बड़े ऐलान के साथ आज की चर्चा की शुरुआत होगी, क्योंकि देखिए बदलाव बहुत सारी चीजें पर किए गए हैं, यानी राहत बहुत सारी चीजों पर दी गई है। और उसी के साथ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताते चल रहे हैं कि क्या कुछ नई चीजें हुई हैं या क्या कुछ और भी राहत दी गई है। सबसे बड़ी राहत बजट में जो सैलरीड क्लास है उनको लेकर दी गई है। जो टैक्स स्लैब्स हैं उनमें किस तरह की चेंजेस किए गए हैं वो भी आपको बताते चले। तो देखिए, जो बदलाव है उनमें एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि अगर आपकी सैलरी 7 लाख है तो आपको फिलहाल कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं उसके ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो उसमें किस तरह के आपको चीजों का आपको ध्यान रखना है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज का ध्यान आपको क्या करना है कि अगर 9 से 12 लाख तक का अगर आपका सैलरी जो इनकम है, जो जिस पर आप टैक्स पे करते थे अभी तक, उस पर 15% आप इसे बढ़ा दिया, इसे कर दिया गया है। और 12 से 15 लाख के लिए 20% है, 15 लाख से ऊपर वालों के लिए 30% है। वहीं बड़ी राहत के तौर पर अलग अलग चीजों को देखा जा रहा है, जिनमें क्या चीजें सस्ती हुई है, क्या चीजें महंगी हुई है, आयात निर्यात में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, उन तमाम चीजों का भी ध्यान रखा गया है। और अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं किस तरह की चीजों का ऐलान इस बजट भाषण में हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकता सितारा है, ये निर्मला सीतारमण ने कहा। देश की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर चल रही है। देखिए, कल तक जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उस पर भी हम चर्चा कर रहे थे। दुनिया में सुस्ती के बावजूद भी हमारी जो देश की ग्रोथ है वो अच्छी जा रही है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से और अधिक दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान की शुरुआत हो गई है। 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटली करण किया जाएगा, यानी डिजिटलाइज नहीं किया जाएगा। बजट की 7 प्राथमिकताएं क्या है वो भी आपको बता देते हैं। समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, इन पर बेहतरीन फोकस है। क्षमता को उजागर करना, हरी वृद्धि और भी सारी चीजें। कृषि स्टार्टअप के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ हमारा आर्थिक एजेंडा जो है उस पर भी फोकस है। रेलवे के लिए क्या क्या खास है वो भी आपको बताते चले। तो देखिए, 2.4 लाख करोड़ का बजट। वहीं रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए। निजी क्षेत्र की मदद से 100 योजनाओं की पहचान की गई है। इन योजनाओं को रेलवे में लागू किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, विकास के पथ पर जिस तरह से रेल चल रहा है उसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो ऐलान किए हैं वो हम आपको बता रहे थे। और चलिए, नए टैक्स सिस्टम, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा आज हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी राहत के तौर पर 8 साल बाद आम आदमी को एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 7 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मिडिल क्लास के लिए सबसे अहम चीज थी और उस पर बदलाव हुए हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, सीधा आपका परिचय करा देती हूँ। धर्मेंद्र शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आशीष तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सह मीडिया प्रभारी। आप बहुत स्वागत आशीष सर आपका भी। शशिकांत त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। शशिकांत सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि पत्रकार निष्पक्ष होता है, निष्पक्षता से ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बजट को आपने कैसे देखा। दो राय कोई नहीं है इसमें कि एक बड़ी राहत के तौर पर आम आदमी को एक राहत पहुंचाने की कोशिश। टैक्स स्लैब में किस तरह के बदलाव हुए हैं वो हमने देखा सर। हेलो जी सर, आवाज मिल रही है आपकी, कहें। हाँ हाँ, नहीं देखिए, क्या है कि आपका कहना है कि बहुत बड़ी राहत मिली है, तो ये कैसे, किस आधार पर अपन कह सकते हैं कि बड़ी राहत है? 15 लाख तक क्यों टैक्स छूट नहीं हो सकती थी? ये तो 1975 से एक ही जैसा चला आ रहा है और पहले से जी। तो 7 लाख तक ही क्यों रखा है, या 5 लाख से बढ़ा के 7 क्यों किया है? हर चीज का इकोनॉमिक्स में ना एक फंडा, एक बेसिक होता है, कैलकुलेशन होता है। खैर एनीवे, 7 लाख तक टैक्स छूट दे दी है, अच्छी बात है। फिर 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स भी है, तो वो समझाना पड़ेगा। अभी बजट के डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो समझ में आएगा कि दो चीजें कैसे जी। पुरानी टैक्स रेजिम भी चलेगी और नई भी चलेगी, ऐसा है क्या? तो अभी तो फिलहाल एक छोटा सा कंफ्यूजन है। एनीवे, दूसरी बात है कि शेयर मार्केट में उछाल आ गया है। वो सेंटिमेंट ही चलता है, कई बार एक्चुअल्स तो नहीं चलता है। भारत का शेयर बाजार चर्चाओं में रहता है। खेती के लिए नई चीज आई है, ग्रीन ग्रोथ का डेफिनेशन है, सेवरल थिंग्स एक्सेप्ट फॉर रोड। के बजट में रोड पर कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब ये है, ऐसा मेरा मानना है, कि शायद राज्यों पर अब ये जिम्मेदारी रहेगी। और या ये बात है कि पूरे देश में रोड बन चुकी है, अब रोड वोड नहीं बनाना है ज्यादा। तो पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए अलग फंड है। मेन मोटी बात यह है कि महंगाई से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम टेलीविजन पर होते हैं तो ये समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है।
तो आपका जो पिछला बजट था वो था 41 लाख करोड़ का रिवाइज एस्टिमेट के बाद, और अब है 45 लाख करोड़ का 23-24 का। तो इन्फ्लेशन से जब आप कंपैरिजन करेंगे, इन्फ्लेशन रेट से, तो शायद वो वहीं खड़ा हुआ है जहाँ थे आप, या और हो सकता है नीचे भी आया हो। तो अभी क्या है, पूरे जब बजट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, पूरा टॉप शीट आ जाती है, तब पढ़ के पता चलता है कि टैक्स कलेक्शन कितना हुआ, आपने रिवाइज कितना किया, और प्रोजेक्शन कितना है, और आएगा कितना, और है क्या जी। तो ये जो अभी बजट घोषणा पर तुरंत जो है एक सीरियस रिएक्शन हम नहीं कर सकते कि एक्चुअल क्या है, ये फायदा है या बेनिफिट है। दूसरा सामने चुनाव भी है, तो सरकार को कुछ तो घोषणा करनी पड़ेगी। तो ये आप इसे चुनावी ऐलान के तौर पर देख रहे हैं शशिकांत जी कि करना पड़ा होगा? पब्लिक फ्रेंडली आप कह सकते हैं कि पब्लिक थोड़ी खुश हो जाए, पर क्या पॉपुलिस्ट बजट है ये तब ये पता चलता है कि सारे बजट डॉक्यूमेंट्स आते हैं और कम से कम टॉप शीट आ जाती है। टॉप शीट में सब लिखा रहता है कि पिछले साल क्या हुआ था, कोविड से क्या नुकसान हुआ, कितना टैक्स आया, सरकार ने करेक्शन कितना किया, और फिर राज्य क्या करें। यही कह रहे हैं कि कोविड से उबर चुके हैं, अब आगे बढ़ने की जरूरत है। नहीं, कोविड से तो आप सब उबर चुके हैं, लेकिन इकोनॉमी की एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर देश जुडिशरी से लड़ता रहेगा तो कोई पैसा लगाएगा उसमें? अगर जुडिशरी खुद जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, हम जजेस का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और मान लीजिए मेरे पास 10 लाख करोड़ रुपया है, तो और मैं अमेरिका में रहता हूँ और मुझे भारत में पैसा लगाना है, तो मैं लगाऊंगा क्या? मैं डरूंगा ना कि वहाँ तो जुडिशरी का लड़ाई हुई है। वो खुद ही कह रही है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा सरकार से, सरकार कह रही है कि नहीं, जुडिशरी हमारी सुन नहीं रही है। तो एक प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ के पैसा लगाएगा? वो तो डरा रहेगा। ऐसे देश में कौन पैसा लगाएगा जहाँ पर जुडिशरी? कि इस बजट में जो लोग खासतौर पर अगर बाजार है वो किस तरह से इसको देखता है, और तमाम एमएसएमईज भी देख रहे हैं, उन तमाम चीज़ों का जो चीज़ें चल रही हैं, नो डाउट जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर हम रोज़ खबरें हमारे दर्शकों को बताते भी हैं, उन तमाम चीज़ों का इन पर फर्क पड़ेगा बजट आने के बाद? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, लेकिन ये 2014 में आते ही सरकार को ये सब करना चाहिए था ना। अब आप जब दो रेजिम आपके पूरे हो चुके हैं तब कर रहे हैं आप, ये पहले ही कर लेना था। यानी जो 8 साल का ये गैप है, टाइमिंग्स का पूरा गेम। अगर आप आते ही से ये कर लेते, जो कांग्रेस की रजीम थी उस समय आपका 2.5 लाख तक टैक्स छूट थी, उसको सीधा आप 10 लाख पे ले आते रिस्क लेकर, तो आज इस समय स्थिति कुछ और होती। ठीक है सर, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए जी, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, कैसा लगा आपको आज जो ये बजट अब तक हमने सुना, अब तक समझा, क्या कहेंगे इस पर, आपका रिएक्शन? मेरी तरफ से तो पारुल जी सबसे पहला रिएक्शन ये है कि जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने पहले हलवा बनाते हुए कहा था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाएंगे। क्या हुआ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का? ये जो टैक्स स्लैब में छूट दी है, अच्छी बात है। इनके बीजेपी वाले काणे बाबा रामदेव बोलते थे कि सरकार आते ही टैक्स में जनता को इतनी बड़ी राहत मिल जाएगी कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। 35 रुपए आप लोगों को पेट्रोल मिलेगा। तो ये सारे जुमले, चूंकि ये जुमलेबाजों की सरकार है और जुमले इन लोगों ने दिए। आप बताइए, इन्होंने वादा किया था सरकार बनते ही हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या 8-9 साल होने को आ गए, इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया? इन्होंने वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, क्या महंगाई कम हुई? आपने देखा होगा पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने विकास दर का अनुमान 8.5 दर लगाया था कि इस बार हमारी विकास दर ये रहेगी, लेकिन रही कितनी थी? 6.25। अब इस बार की जो विकास दर है उसका अनुमान इन्होंने लगाया 6.8, तो क्या इस बार 5% तक रहेगी? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा करने वाले मोदी जी आज उस पर कुछ नहीं बोलते। आप बताइए, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा कब किया था इन्होंने? बताइए, 100 में से अगर एक आध शहर कोई स्मार्ट बनकर तैयार हो गया हो, उसका नाम आप बता दीजिए। या भाजपा के ऐसे कितनी आबादी है, कितने सारे लोग हैं जो अब तक इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कुछ परिवर्तन हो टैक्स स्लैब में। छोटी सी तो बात, एक अच्छी बात बनती है कि हाँ अच्छा हुआ या नहीं हुआ। मैंने कहा ना, जो चीज 2014 में सरकार बनते ही इनको करनी थी वो इन्होंने 9 साल बाद, ठीक है, थोड़ी सी राहत दी है, वो भी 10 लाख नहीं 7 लाख दी है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा था वो पूरा हो गया? क्या 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था वो पूरा हो गया? रेल
बजट पहले रेलवे में आपने देखा होगा, वरिष्ठ पत्रकार जो अधिमान पत्रकार थे उनको छूट मिलती थी, वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिलती थी, बच्चों का रेल किराया आधा लगता था, क्या उसको लेकर सरकार ने कुछ किया? मध्यम वर्गीय महंगाई की मार से मर रहा है और उसकी इनकम में कोई इजाफा नहीं हो रहा। आपने एक छूट दी थी टैक्स स्लैब में थोड़ा सा बढ़ोतरी कर बाकी आपने पिछले 9 साल से इस प्रदेश की गरीब जनता को लूटा है। उसका जवाब कौन देगा? आपने झूठे सपने दिखाए, आशीष जी 5 ट्रिलियन बनाने के सपने दिखाए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात ठीक की। है। अब तक जो आरोप है उनके साथ एक ये भी चीज आ गई आशीष जी आपके सामने कि आते ही साथ जो आपने वादे किए थे, अब तक पेट्रोल डीजल को तो अभी आपने छुआ ही नहीं है, लेकिन अब तक जो वादे किए थे शुरुआती दौर में ही आपको कर देना चाहिए था, लेकिन अब जब सेकंड टेन्योर भी आपका चल रहा है, उसका भी ये फाइनल अंतिम बजट होगा, पूर्ण बजट, इसमें आप टैक्स स्लैब में चेंजेस कर रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, जो वर्तमान में बजट आया है, ये बजट मध्यम वर्गीय परिवारों को देखकर बजट आया है। साथ ही साथ देश की जो अर्थव्यवस्था हमें जिन हालातों में मिली थी, उन हालातों से हम निकल कर आए हैं और लगातार हमने उसमें सुधार किया है। कांग्रेस के मित्र तो केवल आरोप लगा। बारी बारी से वर्चुअली जुड़े हुए हैं मेरे साथ, बारी बारी से अपनी बात रखिए, समय है हमारे पास। आपको मालूम है जब आपकी सरकार आई थी याद होगा, धर्मेंद्र जी प्लीज, आपकी बारी हो गई सर, मैं लौटूंगी, हमारे पास समय है, आप अपनी बारी पर बोलिएगा। आशीष जी, जब सरकार थी हमारी, उस समय प्रदेश और देशों की स्थितियां क्या थी? आप देश के विभिन्न प्रदेशों की स्थितियां भी देखें तो क्या थी? सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। कई राज्यों में कांग्रेस शासित राज्य रहे हैं और उस समय पे उनमें बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। आज जितनी भी योजनाएं और ये आप इनको भी याद होगा कि इंदिरा आवास जब ये बनाते थे तो मुश्किल से किसी भी प्रदेश में 1 या 2 बनते थे, इनके 1 या 2 गांवों में बनते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थितियों में देखें तो गरीबों के लिए हर रोज 11,000 घर बना रही है केंद्र सरकार। लगातार 55,000 गैस सिलेंडर प्रत्येक दिन कनेक्शन दे रही है। तो ये काम कैसे हो रहे थे? ये काम सरकार की उस योजना के अंतर्गत हो रहे थे कि जिसमें आम आदमी को राहत मिले, गरीबों को राहत मिले। और आज मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा कोऑपरेटिव का सेक्टर है, उस सेक्टर को भी मजबूती मिलने वाली है इस बजट के माध्यम से। और इनको मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो किसानों को क्या मिलता था, किसान कितने परेशान होते थे उस समय पे। आज वर्तमान की परिस्थितियों में किसानों का जो रेशो हम देखते हैं, आप बजट में देखें कि किसानों के लिए किस प्रकार से राहत दी गई। तो विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के बीच में कोरोना भी एक बहुत बड़ी संकट था। उस संकट के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार काम करती हैं और काम करते करते इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम कर रही हैं। अगर इस पे भी कांग्रेस को दिक्कत है तो मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस के स्वभाव में दिक्कतें आ गई हैं और कांग्रेस के नेचर में ये सब चीजें आ गई हैं, समाहित हो गई हैं। अब उन्हें विकास नहीं दिखता, केवल और केवल आरोप और प्रत्यारोप दिख रहे हैं। आशीष जी, नौकरी लोगों को मिल सके उसके लिए क्या प्रयास हुए हैं? महंगाई कम हो सके उसके लिए क्या प्रयास हुए हैं? पेट्रोल डीजल को आपने टच नहीं किया, उस पर बात कीजिए। स्वरोजगार की ओर आज देश आगे बढ़ रहा है और लगातार मैं कह सकता हूं कि जो हमारे जो स्वरोजगार के अवसर के लिए जो हमारे छोटे लोन हुआ करते थे, उनके प्रति भी लोगों का आकर्षण बढ़ा है। और निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि रोजगार केवल और केवल नौकरी नहीं होता। रोजगार, जब हम स्वरोजगार की बात करते हैं तो वह भी रोजगार है। और देश की सरकार यही चाहती थी कि हमारा जो देश का युवा है वो स्वरोजगार की ओर, स्वरोजगार के माध्यम से देश का और अपना विकास करे। नहीं, जो परीक्षाएं दे रहे हैं, कभी पेपर लीक हो जाते हैं या फिर उनकी पास आउट हो जाते, ज्वाइनिंग लेटर तक मिल जाते हैं, उनको भर्तियां नहीं मिलती सर, उनको स्वरोजगार से कैसे जोड़िएगा? निश्चित तौर पे उनके लिए भी सरकार लगातार चिंतित है। और मैं ये कह सकता हूं कि इस बजट के पश्चात कुछ और चीजें ऐसी होने वाली हैं सरकार के माध्यम से, सरकार के कार्यक्रमों के माध्यम से, कि आने वाला जो समय होगा वो केवल युवाओं का ही समय होगा। और देश के युवाओं को हम रोजगार से जोड़ने के साथ साथ स्वरोजगार की ओर 23 में 9 राज्यों में और बाकी 24 में लोकसभा का चुनाव है। ये कब स्वप्न सत्य होगा,
खैर धर्मेंद्र जी कहिए। पारुल जी, मेरे मित्र भाजपा के शायद 2014 के बाद इस दुनिया में आए। अभी उनने कहा 2014 से पहले हमें कैसा देश मिला था। 2014 से पहले आशीष जी आपको ऐसा देश मिला था जिसकी जीडीपी 9.5 थी। 2014 से पहले इस देश में गैस सिलेंडर की कीमत 412 रुपए थी, आज 1150 रुपए है। 2014 से पहले पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, डीजल 55 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए डीजल और 110 रुपए पेट्रोल है। 2014 से पहले प्रति व्यक्ति आय जो थी, आज उससे भी आधी आय लोगों की रह गई है ना, जिसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। हालांकि भाजपा वाले ये चीज नहीं समझेंगे। दूसरी चीज, आप मुझे बताइए, आपने गैस सिलेंडर की बात की कि हमने गैस सिलेंडर दिए, कितने लोग उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर इस समय भरवा पा रहे हैं? क्या हालत है देश की? युवाओं को आप कह रहे हैं स्वरोजगार, पकोड़ा तलना रोजगार है? लोग बाग एमए बीए पास करने के बाद, कई लोग तो पीएचडी करने के बाद सड़कों पर घूम रहे हैं। इंजीनियर किए हुए छात्र रोजगार के लिए, एक प्यून की चपरासी धर्मेंद्र के जी लिए। ये भी तो सच है कि उस वक्त कोरोना नहीं था, उस वक्त रूस यूक्रेन वॉर भी नहीं हुआ था, और उन विषम परिस्थितियों से उबरकर अब सरकार ये कह रही है कि अब हम आगे बढ़ते हुए ग्रोथ में आ रहे हैं। पारुल जी, रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना अभी आया है, और आज क्रूड ऑयल कितना सस्ता है। अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए उसके हिसाब से तो इनको 35 रुपए लीटर पेट्रोल कर देना चाहिए। क्रूड ऑयल इतना सस्ता होने के बावजूद ये जनता को लूट रहे हैं। बात वो नहीं है, ये झूठ और जुमले इन्होंने हर साल नए सपने बेचे हैं। आप बताइए, 2014 के बाद जब 2019 में इनका चुनाव आया, तब इन्होंने नए सपने बेच दिए। जो गांव इनके सांसदों ने गोद लिए थे, पारुल जी आप मुझे बताइए, उनमें से एक आध गांव गोद से उतरकर चलने लगा क्या? सांसदों ने गांव गोद लिए थे, क्या हुआ उन गांवों का? आप दोनों की बातों पर मैं शशिकांत जी से कमेंट लूंगी। आशीष जी छोटा सा कमेंट आपका, फिर मैं शशिकांत जी के पास जा रही हूँ। जी बताइए। हेलो हेलो शशिकांत जी आ रही हूँ मैं आपके पास। एक टिप्पणी और ले लूं मैं आशीष जी से, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। आशीष जी, इतनी सारी चीजें हैं, सारे पॉइंट्स विपक्ष गिना रहा है, और उसके बाद भी अगर इसी बजट को लेकर आप इलेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे आप मास्टर स्ट्रोक या लोक लुभावना या फिर लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने वाला बजट कह रहे हैं, और इस पर एक काउंटर अटैक विपक्ष कर रहा है, तो फिर जनता को कैसे समझाएंगे? देखिए, जनता सब जानती है, और जनता में जो आप देखेंगे सबसे बड़ा एक वर्ग है, वो है मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या ज्यादा है। तो निश्चित तौर पे इस बजट का जो सीधा फर्क पड़ने वाला है वो मध्यम वर्गीय परिवारों पे बढ़ने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्यम वर्गीय परिवार में हम सब भी, मुझे लगता है कि आते हैं, अधिकांश लोग आते हैं, तो इसको एक बड़ी राहत के रूप में मैं देख रहा हूँ। दूसरा मैं देख रहा हूँ किसानों के लिए, कि किसानों के लिए भी यह बजट बहुत ही हितकारी दिख रहा है। साथ ही साथ व्यवसाय की क्षेत्र में युवाओं के लिए जो लगातार इसके आंकड़े आप ठीक है शशिकांत जी, किसानों के लिए ये बजट हितकारी दिख रहा है। आंकड़ों पे नजर डालते शशिकांत जी को बोलने दीजिए आप। शशिकांत जी, किसानों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ा बूस्ट देखा जा रहा है इस बजट से, ये कहना है आशीष जी का। हाँ, किसानों के लिए बहुत हुआ है। जी शशिकांत जी। नहीं, किसानों के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करके सरकार ये करेगी वो करेगी, ये सब अनाउंसमेंट इसमें है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन किसान देश में अलग नहीं रहता ना, महंगाई का असर सबसे ज्यादा उसी के ऊपर है। और जो आपका टारगेट था कि 2022 तक उनकी आय दुगनी करनी है, उसका कोई एजेंडा बजट में है नहीं कि हमने पिछले ये कहा था और सीक्वेंस ये चल रही है और आगे ये करना है। चलो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, 2 साल बाद कर देंगे, 2 साल कोरोना में निकल गए, उस बारे में साइलेंस है। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके मौसम के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में सब बताएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो सीमांत कृषक कहते हैं जिसको हिंदी में, जिसके पास 2-2.5 एकड़ जमीन या उससे कम होती है, वो तो रोज अपनी जमीन बेचने के लिए घूम रहा है यहाँ वहाँ। और अब तो चूंकि रियल एस्टेट सेक्टर डूबा हुआ है, कोई नहीं मकान खरीद रहा है, पैसे ही नहीं है लोगों के पास, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो वो किसान कहाँ जाएगा? तो आपने जो कांग्रेस की नीतियां बहुत बुरी थी, इसमें कोई शक नहीं है, और चलिए कह दीजिए ये बात, तो आपने सुधार करना था, तो क्या सुधार किए आपने? अब जब चुनाव सामने आ गया है तब आप कोई पॉपुलिस्ट मेजर लेके आ गए कि हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, तो अब तो देर हो चुकी ना। समय आपके पास था, 8-9 साल थे, 10 साल थे,
तब तक बहुत कुछ सुधार करने थे। और यदि आपका लक्ष्य था और आपने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो वो करने का अभी इसमें बजट में कुछ भी नहीं है कि चलिए ठीक है हम 2 साल बाद कर पाएंगे, 3 साल बाद कर पाएंगे, तभी किसान संतुष्ट हो जाता। तो अब किसान के पास जमीन होगी जब तो वो टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, वो तो बेचने के लिए बैठा हुआ है कि इसको ले जाओ, ये बहुत ही मेरे लिए तो लाभ का धंधा नहीं है। और सरकार खुद मान चुकी है कि किसान के लिए लाभ का धंधा नहीं है, इसलिए तो दुगनी करनी है उसकी आय ताकि वो बची रहे। तो प्राइमरी सेक्टर ही जब आपका खत्म हो रहा है, आप खुद कह रहे हैं, तो उसके लिए कोई मेजर इसमें कोई अनाउंसमेंट ऐसा है नहीं बजट में, एक्सेप्ट फॉर द टेक्नोलॉजी। और बजट एलोकेशन वो एवरी ईयर एक रिचुअल होता है, वो तो करना ही पड़ता है आपको। आशीष जी क्या कहेंगे? शशिकांत जी ने तो सारी चीजें साफ रख दी आपके सामने। देखिए, बजट में जब हम देखते हैं तो किसानों की, जब हम पिछले 5 साल के, चलिए लगता है आवाज नहीं आ रही आशीष जी के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए समय इजाजत नहीं देता, वरना बजट को लेकर बहुत सारे सवाल है जो हम करना चाह रहे थे, लेकिन ऑल ओवर इसको सरकार यही कह रही है कि एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखिए, क्योंकि अब तक जो टैक्स स्लैब 5 लाख अगर आपकी इनकम थी तो आपको भरना ही पड़ता था, लेकिन अब 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। उसके बाद के स्लैब्स अलग हैं जो हम लगातार आपको जानकारी भी दे रहे थे। उसी के साथ कृषि पर फोकस है, एमएसएमईज पर फोकस है, एजुकेशन सेक्टर पर सरकार का फोकस रहा, आदिवासियों को लेकर भी स्कीम्स है, और जो सोशियो इकोनॉमिक बजट जिसे कहा जा रहा था कि स्कीम्स के माध्यम से लाभार्थियों को लाभ देने की कोशिश थी। देखिए लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ एक बड़ा एक पड़ाव था, एक बड़ी कोशिश थी जिससे सरकार को इलेक्शंस में भी फायदा मिला। अब सरकार के सामने है 9 राज्यों के चुनाव, 2023 और 2024 में लोकसभा चुनाव। क्या ये बजट वाकई बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखना दिलचस्प होगा। अभी भी और सारे पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उन्हें पढ़ा जा रहा है, उसके बाद और भी चर्चाएं हो रही हैं। लगातार अनादि टीवी पर हम बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।